नमस्कार, आप देख रहे हैं GT24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात अमेरिका को लेकर हम करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर क्या रुख होगा? ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि इजराइल हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद क्या ईरान पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान पर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, उसके तार भी कहीं ना कहीं ईरान से ही जुड़े हुए थे। तो इस मुद्दे को डिटेल से समझेंगे। तो साथ ही एलओसी के उस पार चीन में बनी पाकिस्तान की तोप तैनात हो चुकी है, और ये एक चिंताजनक पहलू है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का दावा है कि ये तोप परमाणु बम भी दाग सकती है, यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ये दाग सकती है। और इसका जवाब क्या होगा, और चीन क्या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक जंग के लिए उकसा रहा है, तैयार कर रहा है? इस पर डिटेल से आगे बातचीत हम करेंगे। साथ ही में बात भारत और रूस संबंधों को लेकर भी होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका में ट्रंप की जीत से नहीं डरा ईरान, इजराइल को फिर दी ईरान ने हमले की चेतावनी। इजराइल कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कराने की ईरान पर आरोप लगे थे। अमेरिका में ट्रंप की जीत से भी नहीं डरा ईरान, इजराइल को फिर दी ईरान ने हमले की चेतावनी। इजराइल कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कराने के ईरान पे लगे थे आरोप। अमेरिका में ट्रंप की जीत से भी नहीं डरा ईरान, इजराइल को फिर दी ईरान ने हमले की चेतावनी। इजराइल कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, ईरान ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कराने के आरोप ईरान के ऊपर लगे थे। बड़ा सवाल इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप काफी कड़क माने जाते हैं ईरान के मामले में। अमेरिका की सत्ता में उनकी वापसी हो चुकी है। अब ईरान को लेकर क्या उनका रुख होगा, इसको समझना होगा डिटेल से, गहराई से। लेकिन पहले एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईरान पर एक्शन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के खिलाफ सख्त है ट्रंप। जानलेवा हमला कराने का आरोप ईरान के ऊपर लगा था। याद होगा आपको वो गोली जो डोनाल्ड ट्रंप के कनपट्टी के बगल से गुजर गई थी। चुनाव के बीच ट्रंप पर हमला हुआ था, आरोप ईरान पे लगे थे। सुलेमानी का काम तमाम कराया था 2020 में, ये इराक के अंदर हुआ था। राष्ट्रपति बनते ही ईरान पर क्या डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेने वाले हैं? मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बॉम्बर्स को तैनात किया जा चुका है और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेजा जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इरादे क्या हैं, इसको समझना होगा। साथ दो जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर क्या रुख हो सकता है। कर्नल JS सोडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार हैं, शुक्रिया, थैंक यू सर। चलिए चर्चा की शुरुआत कर्नल सोडी सर मैं आपके साथ करूंगा। कर्नल सोडी सर, डोनाल्ड ट्रंप की 5 साल के बाद अमेरिका की सत्ता में वापसी को आप कैसे देखते हैं, और ईरान को लेकर क्या रुख रहने वाला है? क्योंकि ईरान के तेवरों में कोई चेंज नहीं आया है और डोनाल्ड ट्रंप अपने कड़े डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। सर राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1994 में शाहरुख खान की एक पिक्चर आई थी बाजीगर, जिसमें उनका एक डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और वो डायलॉग था, जो हार के जीते उसे बाजीगर कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव हार के और 2024 में जो इलेक्शन जीता है, ये वाकई दुनिया के बाजीगर तो साबित हुए ही हैं। इन्होंने दोबारा दिखा दिया कि अमेरिकी जनता का उनमें कितना विश्वास है। और जो इनके 3 मेन मुद्दे जिसकी वजह से ये जीते, वो था अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे चिंतन,
ये आश्वासन कि अमेरिका कोई भी आगे जंगों में हिस्सा नहीं लेगा, और तीसरा इलीगल इमिग्रेंट्स या घुसपैठियों का मुद्दा। जहां तक ईरान की बात है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे, तब उनके तेवर ईरान की तरफ बहुत कड़े थे। उनके कार्यकाल के वक्त 2017 में ईरान के साथ जो JCPOA या जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो भी रद्द कर दी गई। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने की, जनवरी 2020 में उन्होंने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल सुलेमानी को उन्होंने मारा एक ड्रोन से। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जो मेन मुद्दे पे वो जीते 3 में से वो एक था कि वो आगे किसी जंग में अमेरिका को हिस्सा नहीं लेने देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब जान चुके हैं कि 1776 से जब से अमेरिका आजाद हुआ तब से लेकर आज तक अमेरिका ने 201 जंगों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका का अरबों डॉलर का पैसा बर्बाद हुआ है इन युद्धों पे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट वादे पे कायम रहना है, उन्होंने अमेरिका को दोबारा एक शक्तिशाली सुपर पावर बनाना है, तो उन्हें किसी देश के साथ दुश्मनी लेने में इच्छा नहीं होगी। और जहां तक ईरान की बात है, मेरे को यकीन है कि ईरान के साथ उनके तेवर में बहुत फर्क आएगा। अब वो चाहेंगे कि मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट में शांति हो। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर ब्रह्मदीप अरुणे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी और ईरान को लेकर उनका क्या रुख हो सकता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस बार क्या बदले बदले डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे सर? देखिए राजेश जी, चूंकि बहुत ही स्पष्टवादी ट्रंप और ट्रंप परंपरावादी समाज का प्रखर होकर प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बहुत ही वैचारिक स्पष्टता रखी। उन्होंने कहा अमेरिकन फर्स्ट। उन्होंने ग्रामीण समाज से लेकर शहर के समाज तक को यह एहसास करवाया, यह विश्वास दिलवाया कि मुझे वैश्विक राजनीति से ज्यादा अमेरिकन की चिंता है। मतलब एक वो दौर हुआ करता था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी बनते थे वो दुनिया भर की बातें करते थे, लेकिन ट्रंप बहुत स्पष्टवादी है और उनको किसी की आलोचना करने से कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। वो चुनाव को जीतने के जो हथकंडे हैं वो उन्होंने खूब अपनाए। जैसे 2016 में जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कई मुस्लिम राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन इस बार चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा कि खाड़ी के देशों में या मध्य पूर्व में जो मुसलमान मर रहे हैं उसके लिए बाइडेन जिम्मेदार है। उन्होंने भारत से टैरिफ को लेकर तमाम तनाव के बीच उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर ट्वीट कर दिया। तो कुल मिलाकर उनका चुनाव जीतना तय था, क्योंकि उनके सामने मुकाबला मध्यम वर्गीय मुकाबला था और मध्यम वर्गीय मुकाबले जो है वो जीते नहीं जाते, वो एक चुनौती पेश की जा सकती है, लेकिन कुछ खास होना चाहिए। ट्रंप में कुछ खास था। जहां तक ईरान का सवाल है तो देखिए राजेश जी, पिछले कई दशकों से मध्य पूर्व में कोई सबसे बड़ी समस्या है अमेरिका के लिए तो वो ईरान है। जो किम जोंग से जाकर ट्रंप मिल सकते हैं, क्योंकि किम जोंग और पुतिन की दोस्ती है और पुतिन और ट्रंप की दोस्ती है। लेकिन ईरान को लेकर ईरान ने चूंकि कई अमेरिकन को 1979 में तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय तक 1.5 साल तक बंदी बनाकर रखा था। दूसरी बात यह भी है कि जो ट्रंप है वो एक पूंजीवादी है, पूंजीपतियों के नेता भी हैं वो, अमेरिकन नेता के साथ साथ। और जो श्वेत समाज है वहां का, उसमें यहूदी भी शामिल है। और यहूदी जो है इजराइल और अमेरिका को साथ साथ देखना चाहते हैं। तो चूंकि इजराइल जो है वो ईरान जो अमेरिका का एक पार्टनर नहीं है, वो रणनीति का केंद्र भी मध्य पूर्व में। तो ईरान को लेकर ट्रंप कभी भी उदारवादी व्यवहार नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ईरान में खामनेई को कैसे विदा किया जाए, कैसे सत्ता पलट की जाए, जैसा बांग्लादेश में हुआ है। तो ईरान को लेकर ट्रंप की क्या नीतियां होती है, खासकर परमाणु बम वो बना नहीं ले, इसको लेकर तो कठोर रहे ही हैं। तो ये सब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा राजेश जी। चलिए मैं फिर आता हूं सर आपके पास, क्योंकि अब भारत को लेकर भी मैं आप दोनों की राय समझना चाहूंगा। कर्नल सोनी सर, भारत को लेकर क्या रुख डोनाल्ड ट्रंप का रह सकता है? प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात आती है, अमेरिका फर्स्ट की बात आती है, तो वहां पर आप भारत को कहां देखेंगे? और साथ ही में जो डिफेंस डील, खासकर 404 इंजन की बात करें या प्रेडेटर ड्रोन की बात करें, हम रिपर ड्रोन की बात करें, जिस प्रकार की देरी अमेरिका की तरफ से की जा रही है,
वो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हम एक तेजी देख सकते हैं? और क्या जो फाइव आइज संगठन है जिसके दम पर जस्टिन ट्रूडो या अमेरिका और भारत के बीच मतभेद पैदा हुए थे, क्या उस पर एक लगाम लगती हुई आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद? सब में भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत स्नेह है और प्रेम है, लेकिन क्योंकि इस बार उनका पूरा फोकस है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, वो भारत को ही नहीं बल्कि किसी भी दुनिया के देश को कुछ ज्यादा कंसेशन नहीं देंगे व्यापार के मामले में या H1B वीजा के मामले में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में कह चुके हैं कि आज अमेरिका में विद्वानों की बहुत कमी है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है और मेरा काम होगा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग दोबारा शुरू करना बड़े स्केल पे और यहाँ पे और पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। तो इसके लिए वो किसी भी देश के साथ भारत मिला के वो किसी देश को ना कोई व्यापार की स्पेशल कंसेशन देंगे ना ही H1B वीजा की। जहां तक दूसरी बात है कि फाइव आइज का, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उन्हें कनाडा के साथ रहना है क्योंकि कनाडा उनका एक पड़ोसी मुल्क है। अगर हम अमेरिका का नक्शा देखें, उनके उत्तर में कनाडा है और कनाडा और अमेरिका के दोस्ती बहुत अटूट है, लेकिन अमेरिका के दक्षिण में मेक्सिको है और मेक्सिको का पूरा जो झुकाव है चीन की तरफ हो चुका है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके उत्तर और दक्षिण में दो ऐसे देश हों जिनका झुकाव चीन की तरफ हो जो अमेरिका के खिलाफ हो। तो कुछ भी हो जाए, फाइव आइज को डोनाल्ड ट्रंप इंटैक्ट रखेंगे। कनाडा के साथ जो अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं उसको वो पहले की तरह आने देंगे। लेकिन हाँ, एक चीज होगी जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुई थी कि उन्होंने सुरक्षा के मामले में भारत की बहुत मदद की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले दुनिया के नेता थे जब वो 45वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने चीन को सीधी तरह ललकारा था कि रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 पैंडेमिक के लिए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और चीन की काफी तू मैं हुई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की मदद करेंगे सुरक्षा के मामले में, लेकिन इसके साथ एक कैविएट है, सुरक्षा के मामले में मदद करेंगे लेकिन कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिका जानता है कि उसका जो एक इंपॉर्टेंट एस है या एक इंपॉर्टेंट जो पपलू है ताश के पत्ते में, वो उसकी टेक्नोलॉजी है और आशा था ये टेक्नोलॉजी चीन के पास जा रही है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कोई और दूसरा देश उसकी टेक्नोलॉजी ले ले जब तक वो नाटो का हिस्सा नहीं है। तो अमेरिका के साथ हम जो रिश्ते देखेंगे भारत के, उसमें डेफिनेटली कई अच्छी बातें होगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जो पहले कार्यकाल में था। इस बारी डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। ठीक है डॉक्टर परमदीप अलूने, मैं आपके पास आ रहा हूं अब, क्योंकि एशिया पर डोनाल्ड ट्रंप की खासी नजर रहने वाली है। जिस प्रकार से बांग्लादेश को लेकर उन्होंने बयान दिया कि मोहम्मद यूनुस को यह सब कुछ रोकना होगा, जिस प्रकार से वहां पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो एक वो चेतावनी, और जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो सैन्य मदद मिल रही थी उसके ऊपर रोक लगा दी थी। चीन को लेकर तो सोलिसर ने कह दिया कि वो काफी तंग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर क्या नजरिया आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में अमेरिका का? जी देखिए, मेरे विचार में भारत और अमेरिका के संबंधों का ये स्वर्णिम काल होगा, क्योंकि अब जैसे बाइडेन ने, उन्होंने कनाडा से दोस्ती दिखाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मानवाधिकारों के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर आलोचना करते, लेकिन ट्रंप मानवाधिकार, लोकतंत्र ये उनकी नोटबुक में है ही नहीं। उनकी नोटबुक में प्योर व्यवसाय है, और व्यवसाय जो है वो एशिया में किसी देश के साथ बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं तो वो भारत से कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका में जो लोग बसते हैं, जो अन्य समुदाय की बात करें तो भारतीय माइक्रोसॉफ्ट में ले लें, जो अपना वहां पर जो विभिन्न एजेंसियों में ले लें, नासा में ले लें, तो भारतीय बहुत है। कुल मिलाकर भारतीयों की छवि उनके साथ बहुत अच्छी है। अब जहां तक बात पाकिस्तान की, तो देखिए ट्रंप इतने स्पष्टवादी है कि वो मदद के नाम पर जो इस चुनाव का बड़ा मुद्दा था कि आप अमेरिकन को मजबूत करना चाहते हैं या अमेरिकन के पैसों को बाहर देना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तो अमेरिका की मदद पर पलने वाला देश है, और ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आतंकवादियों की शरण स्थली पाकिस्तान को बना चुके हैं।
तो कल सबसे ज्यादा जिस देश ने आंसू बहाए होंगे वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ट्रंप बहुत कठोर रहने वाले हैं। दूसरी बात, चाइना को लेकर भी उनका जो रुख है, चाइना पर जो टैरिफ को लेकर वो बहुत स्पष्ट है। लैटिन अमेरिका तक जो चाइना जा रहा है तो उसको रोकने के लिए जो वो बहुत स्पष्ट है। और तीसरी बात, जो भारत की सीमा से लगा हुआ एक देश बांग्लादेश, जो भारत की समस्याओं को बढ़ा रहा है, क्योंकि अंतरिम सरकार में अधिकांश कट्टरपंथी दल उसका भाग बन गए और वो भारत को ब्लैकमेल करने लगे थे, यूनुस खान जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता लोग भी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। तो जब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर यदि अमेरिकन राष्ट्रपति की स्पष्टता उनको रोकती है, उनको थामती है और उनको उन पर आक्रमण करने का माथा भी जब ट्रंप दिखाते हैं, आक्रमण से मतलब प्रतिबंधों से है, तो निश्चित तौर पर इसका भारत को फायदा मिलेगा। और भारत का एक जितना बड़ा, देखिए ट्रंप जितने बड़े व्यापारी है, रियल एस्टेट के इतने बड़े व्यापारी है, वो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में इसलिए भी देखेंगे क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय राष्ट्र है। भारत में कभी गृह युद्ध नहीं होते, भारत में कभी विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियों को निशाना नहीं बनाया जाता। तो भारत के लिए आने वाला समय, ट्रंप जो है यहाँ पर जरूर फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, औद्योगिक समूह भारत आएंगे, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के लिए ट्रंप आसान साबित होने वाले नहीं। राजेश जी। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आता हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर मेरे पास है जिस पर डिटेल से हम बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एलओसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक ने एलओसी के पास तैनात की चीन की हौजर तोफ। पाक चीन ने मिलकर बनाई है 155 mm हौजर। शूट एंड स्कूट के लिए जानी जाती है चीनी तोफ। परमाणु गोला दाग सकती है चीनी तोफ। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक ने एलओसी के पास तैनात की चीनी हौजर तोफ। पाक चीन ने मिलकर बनाई है 155 mm हौजर तोफ। पाक ने एलओसी के पास तैनात की चीनी हौजर तोफ। पाक ने चीन के साथ मिलकर बनाई है 155 mm हौजर। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, हर एंगल से इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। एलओसी पर तैनात परमाणु तोफ। पाक ने चीन से खरीदी SH-15 तोफ, कई तरह के गोले दागने में सक्षम, 30 से 50 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम, शूट एंड स्कूट के लिए जानी जाती है तोफ। SH-15 तोफ यानी कि फायर करो और भाग जाओ, कई तरह के गोले दागने में सक्षम है, 40 सेकंड में 6 गोले दाग सकती है। पाक सेना की मदद कर रहा है लगातार चीन। सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। कर्नल जे सोनी सर, मैं आपके पास आऊंगा। SH-15 तोफ की चर्चा बहुत ज्यादा है और हाल ही में खबर आई कि चीन ने इसे, पाकिस्तान ने इसे एलओसी पर डिप्लॉय किया है। बढ़ चढ़कर दावा भी किया जा रहा है कि इस तोफ का इस्तेमाल न्यूक्लियर अटैक के लिए भी किया जा सकता है और चीन ने तोफ बनाई है। तो ये जो चीन और पाकिस्तान की जो यारी है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इसे आप कैसे देखते हैं? और ये जो तोफ तैनात की गई है जिसके बारे में बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है, ये कितनी घातक, कितनी चुनौतीपूर्ण भारत के लिए? राजेश जी, 20 अप्रैल 2015 को शी जिनपिंग जब पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के एक अखबार में लेख लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची है, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। और आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना में 70% जो उनका डिफेंस इक्विपमेंट है वो चीनी है। तो पाकिस्तान का ये आर्टिलरी की तोप को डिप्लॉय करना एलओसी पे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि उनका अधिकतर जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो चीन से आता है। अब हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान आस्ता आस्ता अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट एलओसी पे क्यों इंक्रीज कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान और चीन के जो मंसूबे हैं वो साफ है कि उन्होंने 2035 में भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है और अभी उसके लिए महज 11 साल बचे हैं और इन 11 साल में पाकिस्तान अपनी डिप्लॉयमेंट को आस्ता आस्ता एलओसी पे कर रहा है, चीन अपनी डिप्लॉयमेंट को आस्ता आस्ता एलओसी पे कर रहा है। हालांकि हमने देखा कि पिछले महीने चीन और भारत के बीच में कुछ ये अंडरस्टैंडिंग हुई और एलओसी पे शांति दिख रही है, लेकिन ये एलओसी की शांति ये ऊपर का मुखौटा है। अंदर से चीन और पाकिस्तान तैयारी करें 2 फ्रंट वॉर के लिए। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न का भाग है, ये कितनी घातक है,
इसकी जो तोप की मैक्सिमम रेंज है वो 30 किलोमीटर है और आर्टिलरी में 30, 35, 40 किलोमीटर की रेंज कोई बड़ी रेंज नहीं होती है, वो एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। इसके लिए भारत के पास काउंटर तोप है, तो भारत को सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तोप से कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम पूरे बड़ी पिक्चर देखें तो बड़ी पिक्चर का ये एक छोटा हिस्सा है कि पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको आस्ता 2035 तक उसमें बढ़ावा करेगा, इजाफा करेगा। ठीक है सर, मैं फिर आता हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर परमदीप अलू ने ये क्या डबल गेम चल रहा है इस वक्त, जिस वक्त हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ एससीओ समिट के वक्त कह रहे थे कि काश प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान आते तो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद उनके ही एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल किदवई कहते हैं कि हमारे पास छोटे छोटे परमाणु हथियार हैं, हम भारत को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक लगातार बढ़ते जाते हैं। तो क्या ये एक पाकिस्तान और चाइना की एक कह सकते हैं साजिश है भारत के खिलाफ, कि भारत को उलझाओ? चीन चाहता है कि अब बोल कुछ ना करके पाकिस्तान को मोहरा बनाकर एलओसी पर टेंशन पैदा की जाए। आप कैसे देखते हैं सर? राजीव जी, देखिए, किसी भी देश की व्यवस्था तीन प्रकार से चलती है। एक व्यवस्थापिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। इन तीनों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में सेना का कुछ अंश भी नहीं होता। सेना जो है वो जो है कार्यपालिका के आदेशों के अनुसार कार्य करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो चौथा और मजबूत स्तंभ है वो सेना है, जो कार्यपालिका पर भी हावी है, न्यायपालिका पर भी हावी है और व्यवस्थापिका पर भी हावी है। दूसरी बात, इसलिए पाकिस्तान के नेता चाहे जो कह ले, लेकिन सेना पर उनका नियंत्रण नहीं है। और जब भी कोई पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष भारत से संबंध गांठने की बात करता है तो वहां की जो सेना है उसका विरोध करती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है उनका अस्तित्व जो है वो भारत विरोध पर ही है। क्योंकि पाकिस्तान की अधिकांश संपत्ति पर पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का, खासकर पंजाबियों का, पूरी तरीके से कब्जा है। यही कारण है कि उस देश में इतनी असमानता है और शायद दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां के सैन्य अफसर इतने भ्रष्ट हो। यहाँ तक कि पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सैन्य अध्यक्ष की एक तुलना हुई थी कि हमारे सेनाध्यक्ष देखिए और उनके सेनाध्यक्ष देखिए, और भारत के सेनाध्यक्ष को कभी हमारे नॉर्मल सैनिकों को भी कभी गाली देते हमने नहीं सुना है, लेकिन हमने देखा था कि वहां के सेनाध्यक्ष को लंदन की सड़कों पर गालियां दी जा रही थी। अब दूसरी बार यदि चीन की बात करें तो चीन में भी कम्युनिज्म है और कम्युनिज्म आक्रामक होता है। वहां पर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन पर भी वहां पर जो पीपुल्स आर्मी है जो चाइना की, वो हावी है। अब जो सोडी साहब जिस का जिक्र कर रहे थे, देखिए चाइना और पाकिस्तान जो है उनको एक साथ बने रहना इसलिए भी जरूरी नजर आता है उनके हिसाब से, रणनीतिक हिसाब से, क्योंकि जो मैकमोहन रेखा है उसका जो सबसे ऊपर का जो ऊपर की चोटी थी, वहां पर 1990 तक भारतीय सैनिक वहां पर हुआ करते थे। तो जो सियाचिन ग्लेशियर का इलाका है, जो कराकोरम दर्रा है, जिसको लेकर भारत जो है बड़ा मुखर आलोचक रहा है, यदि कराकोरम दर्रे पर और उन इलाकों पर भारत का पुनः कब्जा हो जाएगा तो हम चीन पर भी सामरिक बढ़त ले लेंगे और हम पाकिस्तान पर भी सामरिक बढ़त ले लेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान से हम वो जो कश्मीर उसके कब्जे में उसको भी छीन लेंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो कश्मीर है जो उसने कब्जे में कर रखा, जो इलाके कर रखे, उसको भी बचाना है, और चाइना को भी शिनजियांग प्रांत के आसपास जो अक्साई चीन का इलाका जो उसके कब्जे में, उसको भी बचाना है। तो ये भारत के खिलाफ सदैव आक्रामक रहेंगे, क्योंकि इनको ये डर है कि यदि ये कमजोर दोनों देश पड़ते हैं तो भारतीय सेना इन दोनों पर भारी पड़ सकती है, और यही कारण है कि इन दोनों का गठबंधन बार-बार। चलिए मैं फिर आता हूँ, कुछ और पॉइंट है जो मुझे आपसे समझने हैं, लेकिन कर्नल सोनी सर एक पॉइंट और है जिसपे मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में बात तोहफों की नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी को लगातार चीन मदद दे रहा है। इवन एलओसी के उस बार जो है वो बंकर जो है वो चीन की इंजीनियरिंग जो यूनिट है इंजीनियर्स की वो बना रही है। केबलिंग जो है वो की जा रही है। नेटवर्किंग सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो चीन सेटअप कर रहा है। हाल ही में पीओके से ऐसी खबरें आई कि वहां पर टनल्स बनाने का काम चीन की कंपनियां कर रही हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड में पाकिस्तान के अफसर तैनात हो रहे हैं। अब तो क्या ये जिस बड़े खेल की बात आप कर रहे हैं उस बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी है और भारत को इस लिहाज से अपनी भी तैयारियों को अंजाम देना होगा?
राजेश जी देखिए, ये चीन और पाकिस्तान का जो प्लान है टू फ्रंट वॉर का, ये तो जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं तब से उसमें बहुत तेजी आई है। और जहां तक इनकी तैयारी की बात है, इस पे तो मैं कई घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया और इस पे मैंने किताब भी लिखी है जो 2 महीने पहले प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है चाइनाज वॉर क्लाउड्स। लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि भारत की तैयारी, हाँ, भारत अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा जनरल एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए हैं। उन्होंने पिछले साल 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। राजेश जी, अगर हम आज की तारीख में देखें, चीन भारत से 30 साल 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में, और अगर पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा चीन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की भी सेना एक प्रोफेशनल सेना है, तो चीन और पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस का पलड़ा है वो काफी भारी हो जाता है बनस्पत भारत के। हमारे पास 11 साल का समय है, हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हमें अगले 11 साल में वॉर फुटिंग पे काम करना होगा अगर हम पाकिस्तान और चीन के टू फ्रंट वॉर के मंसूबे को मात देना चाहते हैं। और फिर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा दर्शकों का कि जब उन्हें समय मिले वो जनरल नरावने का ये लेख जरूर पढ़ें। जब एक पूर्व सेना अध्यक्ष ऐसा लेख लिख रहे हैं तो उस बात में काफी दम है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं अब डॉक्टर भरमदीप अलू ने, लेकिन मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीजों को आपसे समझना चाहूं। भारत और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन, 1947 से ही दुश्मनी चल रही है। चीन के साथ 1950 के दशक से ही तनाव चल रहा है, 62 का युद्ध, उसके बाद गलवान, 1967 में भी एक मुठभेड़ हमने देखी है। लेकिन जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कट्टर दुश्मन अमेरिका और जर्मनी के रिश्ते ठीक हो सकते हैं, जब अमेरिका और जापान के रिश्ते ठीक हो सकते हैं, तो क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज तक ठीक नहीं हुए और अमेरिका और भारत के रिश्ते ठीक नहीं हुए? सर देखिए राजेश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसके जवाब हमारे इतिहास में दफन है। आप देखिएगा कि जो पाकिस्तान का जन्म है वो भारत विरोध पर ही हुआ है। द्विराष्ट्र इस बात का सिद्धांत जो है वो पाकिस्तान के जन्म का आधार है कि 2 धर्म साथ में नहीं रह सकते, मतलब हिंदुओं के साथ वो नहीं रह सकते। इसी आधार पर जिन्ना ने जो है अपने देश की मांग की थी। दूसरी बात, पिछले दिनों एक चित्र आया था जिसमें एक जब करतारपुर कॉरिडोर में एक बहन अपने भाई से मिली थी, तो आप देखिएगा कि जो बहन थी वो विभाजन के बाद वो तो सरदार रही, लेकिन जो उनके भाई थे, संभवतः उनका नाम अब्दुल खालिद या कुछ था, वो मुसलमान बन गए थे। इसका मतलब है कि आप देखिए कि विभाजन के बाद जितने भी लोग भारत आए तो उनको धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन विभाजन में जो लोग यहाँ पर रह गए उनको धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पाकिस्तान में पूरा का पूरा धर्मांतरण हो गया। तो दरअसल बात ये राजेश जी की जो देश भारत की बुनियाद को ही नजरअंदाज करता हो, जो अपने पुरखों को ही नहीं मानता हो। आप सोचिएगा कि जिन्ना ने अपने आप को अरब दुनिया से जोड़ा था, तुर्क दुनिया से जोड़ा था, जबकि जो उनके दादा थे जिन्ना के वो तो हिंदू थे। तो जो अपने पुरखों को मानने से पहचान, जो अपनी संस्कृति से इनकार करते हो, जो अपनी पहचान को इनकार करते हो, जो अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार के पौराणिक यादों को रहने देना ही नहीं चाहते, जिन्होंने विध्वंस कर दिया हो अपनी पहचान को, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। भारत एक इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कड़वाहट भारत की जो लोग हैं, या मुझे कहने में संदेह नहीं है कि भारतीय लोगों की अफगानिस्तान के मुस्लिमों से दोस्ती हो सकती है, पेरिस के दोस्तों से दोस्ती हो सकती है मुसलमानों से, लेकिन पाकिस्तान के जो मुसलमान है या जो उनकी बुनियाद है वो हिंदू और सिख विरोध पर ही हुई है, तो वो कभी भारत के साथ दोस्ती के बारे में सोच ही नहीं सकते, और इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। राजेश जी, मैं बस एक मिनट और चाहता हूं। डॉक्टर भरमदीप अलू ने, आपने बड़ी अहम बातें कही, लेकिन क्या इस एंगल से चीजों को ना देखा जाए कि भारत में पॉलिटिकल लीडर का, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री रूलर्स का सर्वाइवल इसी बात पर टिका हुआ है कि दुश्मनी कायम रहे?
देखिए, भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ पर तो कोई संदेह ही नहीं है। हमारे यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर सारे जो लोग हैं वो सभी धर्मों के होते रहे, तो हमारे यहाँ पर कोई संकट नहीं। लेकिन संकट पाकिस्तान का है, क्योंकि भारत ने गुटनिरपेक्षता को चुना, तो वो चूंकि उनको भारत से दुश्मनी करना थी। ये तो चीन और पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चीन और पाकिस्तान दोस्त बन गए, जबकि भारत को जितना खतरा था पाकिस्तान को भी उतना ही खतरा था। पाकिस्तान की भी कुछ जमीन जो है चीन के कब्जे में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों अमेरिका के नजदीक गया, क्योंकि भारत पूंजीवाद का विरोध करता था, क्योंकि भारत ने समाजवाद को स्वीकार किया था। तो पाकिस्तान की जो विचारधारा है वो भारत के विरोध में रही है। और भारत पाकिस्तान के जो सैनिक है, उन्होंने अपनी सेना को धर्मांधता के नाम पर पनपाया। उन्होंने 1947 से ही कबायलियों को कबायली जो लोग थे जिन्होंने भारत पर हमला किया, उन्होंने वहीं से उनमें धर्मांधता के बीज बोए। लेकिन भारत में कभी धर्मांधता रही नहीं। तो जहां पर धर्मांधता हो और जहां पर उदारता हो, वो दोनों साथ में नहीं बैठ सकते राजेश जी। इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। मैं लौटता हूँ आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। इंडियन एयरफोर्स में चौथी जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट की कमी। 114 लड़ाकू विमानों के लिए जल्द जारी होगा टेंडर। राफेल या सुखोई 56 खरीद सकता है भारत। चीन का J-20 तुर्की का कान इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। इंडियन एयरफोर्स में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की कमी है। इंडियन एयरफोर्स में चौथी जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट्स की कमी। 114 लड़ाकू विमानों के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। राफेल या सुखोई 56 खरीद सकता है भारत। चीन का J-20 तुर्की का कान सबसे बड़ी चुनौती बने हैं। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद कर्नल सोडी सर के पास हम चलेंगे डिटेल से इस खबर को समझने के लिए। भारत को चाहिए 114 फाइटर जेट, 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की जरूरत। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन है, लेकिन जरूरत भारत को 42 से 44 स्क्वाड्रन की है। नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट पर चुनौतियां बढ़ रही हैं। अभी कुछ और स्क्वाड्रन कम होंगे, क्योंकि MiG-29 की बात करें धीरे-धीरे वो भी बाहर होगा, तो वो भी एक चुनौती, मिराज की एक चुनौती भारत के सामने आ रही है। लेकिन नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से एक बार प्ले कर दीजिए। तो अभी कुछ और स्क्वाड्रन्स बाहर होंगे। कर्नल सोडी सर के पास हम चलेंगे डिटेल से समझने के लिए। सर, 114 फाइटर जेट भारत को चाहिए। AMCA का इंतजार है, तेजस का इंतजार है, और उससे भी ज्यादा इंतजार अमेरिका से आने वाले 404 इंजन का है। क्या वाकई में 404 इंजन जो है वो तेजी से भारत आएगा? लेकिन अगर आ भी जाता है तो 8 से 10 साल पूरे जो 113-14 फाइटर जेटर को बनाने में लग जाएंगे। तो क्या किसी और देश के साथ कोई डील आप देख रहे हैं कि भारत राफेल या सुखोई या अमेरिका की तरफ जा सकता है अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए, खासकर एयरफोर्स के लिए? सब राजेश जी, भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के ऑथराइज्ड हैं। आज की तारीख में उनके पास 29.5 स्क्वाड्रन, और हम बात कर रहे हैं 4th जनरेशन फाइटर जेट्स की, जबकि चीन के पास 5000 लड़ाकू विमान है, जिसमें से 1000 के करीब तो 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। तो हमें जो लड़ाकू विमानों की डेफिशिएंसी है उसे वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा, और सरकार ने इसके संदर्भ में एक सही कदम उठाया, जो अभी मीडिया में कुछ दिन पहले काफी चर्चा हुई कि एक ग्लोबल टेंडर निकलने वाला है 114 4th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए। क्योंकि आपने जैसे सही कहा कि जब तक अमेरिका हमें G404 इंजन देगा तब तक बनाएंगे, तब तक 8, 10, 12 साल हो जाएंगे। हमारे पास ये समय का लग्जरी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने 2035 का 2 फ्रंट वॉर अब मंडराना शुरू हो गया है। तो ये भारत सरकार की ये जो पहल है कि हम इसका ग्लोबल टेंडर निकालेंगे, और जो मीडिया में खबरें आई हैं कि 6 बड़ी फर्म्स इसके लिए बिड करेंगी, ये बहुत अच्छी बात है। हमें जल्दी से जल्दी अपने ये लड़ाकू विमान की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एयरफोर्स बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि तमाम जंग का रुख एयरफोर्स बदलती है, लेकिन
अगर इतने स्क्वाड्रन्स आपके पास कम है, 42 आपको चाहिए, 30 के पास आप बने हुए हैं, तो जुड़ तो है सर, लेकिन क्या भारत फ्रांस की तरफ जा सकता है, एक बार फिर राफेल पे भरोसा जता सकता है, या पुराना दोस्त रूस Su-57 देना चाहता है? किस तरफ आप देख रहे हैं? देखिए राजेश जी, भारत आज के दौर में खासकर सौड़ी साहब बैठे हैं, बेहतर युद्धों को जानते हैं। यदि आपको युद्ध जीतना है अब आज के दौर में, तो आपको एयरफोर्स से ही आप युद्ध जीत सकते हैं। जमीनी लड़ाई के दिन तो लद गए हैं, इसके लिए एयरफोर्स को आपको मजबूत रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूरी है कि 1971 का युद्ध हो या करगिल वार हो, हमने एयरफोर्स के बूते ही पाकिस्तान पर बढ़त बनाई थी। अब जहां तक अमेरिका और रूस का सवाल है, तो अमेरिका हमारे लिए एक बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन विश्वसनीय और रणनीतिक भागीदार चीन ही रूस ही हो सकता है। अमेरिका हमको तकनीकी हस्तांतरण नहीं करता है, वो हमको हथियार दे सकता है, लेकिन उसके रखरखाव की चिंता अमेरिकी कंपनीज करेगी। लेकिन वहीं पर रूस के साथ ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर आप बहुत सारे हथियार जो भारत और रूस ने मिलकर बनाए हैं। तो यदि आप कठिनाई का दोस्त कहें, यदि आप युद्धों का दोस्त कहें, या यदि आप कहें कि सैन्य भागीदारी किससे बढ़ाना चाहिए, तो हमको रूस पर भरोसा करना ही पड़ेगा, और हम रूस पर भरोसा करते भी हैं। हमने ये दिखाया भी है, चाहे अभी ब्रिक्स को लेकर हो। दूसरी बात यह है कि चीन की बॉर्डर से लगता चीन और रूस की दोस्ती इस समय बहुत मजबूत दिखती जरूर हो, लेकिन रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन उस पर सामरिक बढ़त ले ले, क्योंकि अंततः रूस के लिए साम्यवादी देश चीन बहुत बड़ी चुनौती है, और चीन को दबाए रखने के लिए रूस हमेशा प्रयास करता रहेगा। इसी कारण से रूस भारत को कैसे भी हथियार, कितने भी खतरनाक हथियार देने से कभी परहेज नहीं करता। मुझे लगता है कि सामरिक भागीदारी रूस से होना भारत के ज्यादा हित में होगा। राजेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल जय सोढ़ी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के इतनी गहराई से जवाब देने के लिए। शुक्रिया सर। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।